स्वागत है आप सभी का। ये आपके रीट लेवल 2 में जो बाल विकास है जिसकी 5वीं यूनिट है उसके आपके टोटल 83 क्वेश्चन मैं बनाकर लाया हूँ आपके लिए। ये मैंने यूट्यूब पर भी डाले थे। इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ध्यान से इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट 5 में से। तो टोटल 83 क्वेश्चन है ये आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या था? इसका आंसर होगा आपके लर्निंग विदाउट बर्डन। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 का मेन सूत्र क्या है? वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में एनसीएफ 2000 की समीक्षा के लिए, ये पूछ रहा है एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में एनसीएफ 2000 की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपके प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2000 की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य किस एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक के नेतृत्व में संपन्न हुआ था? याद रखिएगा इसका आंसर, एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य एनसीईआरटी का जो तत्कालीन निदेशक थे वो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। इनके नेतृत्व में ये संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा एनसीएफ 2005 को कब पारित किया गया था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा एनसीएफ 2005 को कब पारित किया गया था? अभी सितंबर चल रहा है तो याद रखिएगा 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा एनसीएफ 2005 को पारित किया गया था। याद रखना 7 सितंबर 2005 को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? तो एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय हैं, आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कौन सी भाषा में किया गया है? एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान में उल्लेखित 8वीं अनुसूची में दी गई कौन कौन सी भाषाओं में किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी भाषाओं में किया गया है। जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाएं जो है उन सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जो है आप याद रखना इसको, क्वेश्चन आया हुआ है पिछली रीट में भी। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्कूली जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर जी के किस निबंध के एक उद्धरण से हुआ है? एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर जी के कौन से निबंध के एक उद्धरण से हुआ है? तो वो निबंध कौन सा है? वो निबंध है आपके सभ्यता और प्रकृति। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षण कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के द्वारा सिखाने या शिक्षा देने का प्रयास करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शिक्षण कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के द्वारा सिखाने या शिक्षा देने का प्रयास करता है। यह परिभाषा दी है आपके जैक्सन ने। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अंतः संबंधों द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अंतः संबंधों द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। ये कहाँ है? आपके मॉरिसन ने। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण के कितने अंग होते हैं? तो शिक्षण के कितने अंग होते हैं? आप सभी को पता है, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ये 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से भी शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन या मनन स्तर। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण की प्रक्रिया को किस विद्वान ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल थे? तो जॉन एडम्स जो थे इन्होंने
शिक्षण की प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया बताया था, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी इसमें इन्होंने शामिल किए थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया को किसने त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, जिसमें शिक्षक और पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थी शामिल थे। तो जॉन ड्यूवी जो थे, इन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवी बताया था, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया के कितने सोपान माने गए हैं, जिसमें शिक्षक तो है प्राथमिक चर, पाठ्यक्रम है मध्यस्थ चर और शिक्षार्थी है आश्रित चर। इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर मिल गया है। तो कितने सोपान माने गए हैं? 3। अगला क्वेश्चन आता है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में, यहां पर त्रिध्रुवी है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है? तो किसे माना है? उन्होंने शिक्षक को माना है। अगला क्वेश्चन आता है, मिलर और डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? मिलर और डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान होते हैं। आवश्यकता का अनुभव होना, लक्ष्य को देखना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना और लक्ष्य प्राप्ति। याद रखिएगा, मिलर डोलार्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान होते हैं। डिसेल के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? तो डिसेल ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं। अभिप्रेरणा, लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं, विविध अनुक्रियाएं, सही अनुक्रिया का चयन और उद्देश्य प्राप्ति या पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षण व्यू रचना वे योजनाएं होती हैं जिसमें शिक्षण के उद्देश्य और विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्य वस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव, छात्रों की पृष्ठभूमि आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है शिक्षण व्यू रचना की? तो यह परिभाषा दी है स्ट्रेसर महोदय ने। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण विधि वह तरीका होती है जिसके द्वारा हम पठित सामग्री को व्यवस्थित करके अपने निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। तो यह परिभाषा किसने दी है? ये दी है जॉन ड्यूवी ने। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, शिक्षण विधियां शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य होती हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। शिक्षण विधियां शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य होती हैं, ये कहाँ है? बाइनिंग ने। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी बाल केंद्रित विधि में सुबह के समय भाषा तथा शाम के समय संगीत की शिक्षा और खेल आदि करवाए जाते हैं? तो कौन सी शिक्षण विधि है वो बाल केंद्रित विधि है? वो है ड्रेकोली प्रणाली, जिसके प्रतिपादक ड्रेकोली है और इसमें पुस्तकों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस विधि के अंतर्गत बालक बालिकाओं को इंद्रियों के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है, अर्थात इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, और बालकों के स्वतंत्र शिक्षण और व्यक्तिगत शिक्षण और ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, अर्थात ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा कौन सी विधि में दी जाती है? तो वो है मोंटेसरी प्रणाली, और इसके प्रतिपादक कौन है? मारिया मोंटेसरी, जिसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इंद्रियों के द्वारा सिखाने पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है और उसके अंतर्गत विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से विभिन्न विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं में जाकर कार्य करते हैं? तो वो कौन सी विधि है? ठेका प्रणाली किसे कहते हैं? डाल्टन प्रणाली को कहा जाता है, और इसके प्रतिपादक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। याद रखना, ठेका प्रणाली, डाल्टन योजना। अगला क्वेश्चन है, विनेटिका योजना के प्रतिपादक कौन है? विनेटिका योजना के प्रतिपादक हैं कार्लटन वॉशबर्न। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर जोर दिया जाता है और सामाजिक विकास भी किया जाता है। तो याद रखना, विनेटिका योजना, कार्लटन वॉशबर्न। डाल्टन प्रणाली के प्रतिपादक आपको बताया था कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट है। इन्होंने अमेरिका के डाल्टन नामक नगर में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक आप सभी को पता है कौन है? फ्रोबेल है। अगला क्वेश्चन आता है, किस विधि को अवलोकन विधि के नाम से भी जाना जाता है? तो किंडरगार्टन पद्धति को ही अवलोकन विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों को पौधों के समान कौन मानते थे? तो बालकों को पौधों के समान कौन मानते हैं? वो है फ्रोबेल। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि के अंतर्गत बालकों को स्वयं अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाशन के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके लिए बालकों को खेल द्वारा शिक्षण करवाया जाता है और इसमें गीत और अभिनय आदि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि है वो है किंडरगार्टन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी, और इन्होंने मातृभाषा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक कौन है? कोल्डवेल कुक हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है मापन की? मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन है। यह परिभाषा दी है ब्रैडफील्ड और मोरेडोक ने।
अगला क्वेश्चन है, मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसने कहा है? ये कहा है हेल्मस्टेडर ने। परिभाषा का एक एक शब्द पकड़ लो और उसको परिभाषित करने वाले लेखक का नाम पकड़ लो, आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक के उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई है दांडेकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है माइकेलिस ने। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छात्रों के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है। यह इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखना। इसके लेखक हैं मुफात। लिखने वाले कौन है परिभाषा? मुफात। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो छात्रों की औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है। ऐसा कहा है मुफात ने। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन एक समावेशी धारणा है जो निश्चित परिणामों के गुण तथा महत्व और प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों और साधनों की ओर संकेत करता है। यह परिभाषा दी है मिरवाइल ने। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल्यांकन किसी सामाजिक और सांस्कृतिक या वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है जिससे उस घटना का महत्व या मूल्य ज्ञात किया जा सके। ये किसका कहना है? ये कहना है ब्रेकफील्ड और मारेडोक का। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल्यांकन का संबंध बालकों की संपूर्ण शिक्षा से है जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये किसके द्वारा दी गई है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मापन से भिन्न मूल्यांकन ऐसी जांच प्रक्रिया है जो प्राय बच्चे के समूचे व्यक्तित्व तथा समुचित शिक्षा स्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होती हैं। यह कहना है सीसी रोज का। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने पद या चरण या सोपान होते हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया में 5 चरण या सोपान होते हैं। पहले उद्देश्यों का चयन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, फिर इसके बाद विश्लेषण, फिर इसके बाद उन विधियों का चयन, फिर प्रयोग और परिणाम निकालना और अंत में परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण करना। अगला क्वेश्चन है, परीक्षार्थी तथा परीक्षक दोनों ही क्रमशः परीक्षा देते समय तथा उत्तर जांच के समय अपनी रुचि या पसंद या भावना के वेग में ना बह जाएं, यह मूल्यांकन की कौन सी विशेषता को प्रकट करता है? तो कौन सी आएगी इसमें? वस्तुनिष्ठता। आप याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठता में उत्तर एक ही होता है और विश्वसनीयता में अंक एक ही होते हैं। कितनी भी बार जांचे अंक समान ही आएंगे, वो कौन सा है? विश्वसनीय। और जिसमें उत्तर एक ही होता है वो कौन सा है? वस्तुनिष्ठ। अगला क्वेश्चन आता है, परीक्षा में प्राप्त फलांक जो एक परीक्षा देने वाला बालक विभिन्न अवसरों पर प्राप्त करता है, मूल्यांकन की कौन सी विशेषता प्रकट करता है? कौन सी विशेषता? अभी बताया था, नंबर एक ही आएंगे, कितनी भी बार परीक्षा दे लो, विश्वसनीयता। अगला क्वेश्चन आता है, एक परीक्षा जिस गुण के मापन के लिए बनाई गई है केवल यदि वह उसी गुण का मापन करती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी वैधता। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां, दूसरी होती हैं गुणात्मक प्रविधियां। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियों में कितने प्रकार की परीक्षा आती हैं? तो इसमें 3 प्रकार की परीक्षा आती है, लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षा। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन की किस परीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है? तो वो है निबंधात्मक परीक्षा, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन की किन परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्ति की उपलब्धि के साथ साथ उसको व्यक्त करने की शक्ति और लेखन क्षमता तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी हो सकता है? तो वो परीक्षा भी कौन सी है? निबंधात्मक परीक्षा। अगला क्वेश्चन आता है, परीक्षाओं का सबसे अधिक प्राचीन विवरण किसमें मिलता है? तो सबसे प्राचीन जो विवरण है परीक्षाओं का वो हमें मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट में। सबसे पहले मौखिक परीक्षा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग ग्लेडाइट्स के द्वारा किया गया था। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो वो सुकरात के द्वारा किया गया था। मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात सुकरात के द्वारा किया गया था, जबकि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ग्लेडाइट्स ने किया था। सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली का प्रतिपादन 1967 में किस शिक्षा शास्त्री के द्वारा किया गया था? तो स्क्रीवेन के द्वारा सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली का प्रतिपादन किया गया था। सीबीएसई ने किस सत्र से कक्षा 1 से 8 तक के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी? तो याद रखिएगा, 1 से 8 तक के लिए सीबीएसई ने सबसे पहले 2006-07 में
मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी? सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी 2006-07 में कक्षा 1 से 8 तक के लिए। फिर इसके बाद सीबीएसई ने संपूर्ण देश में सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली को सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों में सबसे पहले कक्षा 9 के लिए कब लागू किया था? अक्टूबर 2009 में लागू किया था, कक्षा 9 में। फिर इसके बाद आता है सीबीएसई ने किस वर्ष से कक्षा 10 में भी सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना इसका आंसर 2010-11 में। 2010-11 से कक्षा 10 में भी सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया था। अगला क्वेश्चन आता है सीबीएसई ने नई मूल्यांकन प्रणाली को लागू कब किया है, कब से किया है? तो सीबीएसई में नई मूल्यांकन प्रणाली लागू हुई है 2017-18 से, और इस सत्र से सीबीएसई में सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। किस सत्र से सीबीएसई में सतत और समग्र मूल्यांकन को समाप्त करके नई मूल्यांकन प्रणाली को शुरू किया है? अभी आपको बताया था 2017-18 से नई मूल्यांकन प्रणाली लागू की है, शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, यह आपका, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि योगात्मक मूल्यांकन अर्थात समेटिव असेसमेंट में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। योगात्मक मूल्यांकन अर्थात ये 2015 में आया था, समेटिव असेसमेंट में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती हैं। SIQE की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल। राजस्थान में संचालित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा SIERT के सहयोग से SIQE का संचालन किया गया। किसके सहयोग से? SIERT के सहयोग से। किसके द्वारा? राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा SIQE का संचालन किया गया था। और ग्रेड वाले क्वेश्चन आपको आते ही हैं कि 91 से 100 नंबर वाले को कौन सी ग्रेड प्रदान की जाएगी? A1, 81 से 90 वाले को A2, 71 से 80 वाले को B1, 61 से 70 वाले को B2, 51 से 60 वाले को C1 और 41 से 50 वाले को C2, 33 से 40 वाले को D, 21 से 32 वाले को E1 और 20 व कम वाले को E2। तो A1 से लेकर E2 तक ग्रेड प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इसमें आपके फॉर्मेटिव कितने होते हैं? 4। पहला होता है फॉर्मेटिव फर्स्ट, जिसमें 10% मार्क्स जुड़ते हैं, जुलाई में होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसको, प्रथम जांच। फिर फॉर्मेटिव 2 होता है आपके सितंबर में, 10% मार्क्स जुड़ते हैं। फिर समेटिव 1 होता है आपके नवंबर में, 20% मार्क्स जुड़ते हैं। फिर होता है फॉर्मेटिव 3, 10% मार्क्स जुड़ते हैं दिसंबर में। फिर फॉर्मेटिव 4 होता है आपके फरवरी में। समेटिव 2 होता है मार्च में। तो आपके टोटल 2 तो समेटिव होते हैं और 4 आपके फॉर्मेटिव होते हैं। अगला आपके आता है पॉइंट, 2010-11 में राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों के 60 स्कूलों में सतत और समग्र मूल्यांकन शुरू किया गया था। 2010-11 में राजस्थान के अलवर और जयपुर जिलों के 60 स्कूलों में सतत और समग्र मूल्यांकन शुरू किया गया था। जिलों का नाम याद रखना, 2010-11 में अलवर और जयपुर में। 2016-17 से सतत और समग्र मूल्यांकन को SIQE के रूप में लागू कर दिया गया है। याद रखिएगा, किस सत्र से सतत और समग्र मूल्यांकन को SIQE के रूप में लागू कर दिया गया है? तो 2016-17 से सतत और समग्र मूल्यांकन को SIQE के रूप में लागू कर दिया गया है। अगला पॉइंट आता है 64, SIQE के तहत कितने प्रकार की गतिविधि संचालित की जा रही है? तो याद रखिएगा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के तहत 3 प्रकार की गतिविधि हैं। पहली है CCP चाइल्ड सेंटर प्रोग्राम, दूसरी है CCE कंटिन्यूज एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तीसरी है ABL अर्थात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगला क्वेश्चन है 65 आपके, उपलब्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो उपलब्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं डेविड सी मैक्लीलैंड। और उपलब्धि परीक्षण को मात्रात्मक परीक्षण भी कहते हैं, लब्धि परीक्षण भी कहते हैं और निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। और इसकी परिभाषा ये है, आप याद कर लेना। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा मैंने लिखी है, इसमें 6 परिभाषाएं हैं, फ्रीमैन की, मैस की, सुपर, गैरिसन, इवेल और थांडाइक और हेगन की। यह आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उपलब्धि परीक्षण के पद या चरण कितने होते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण के आपको पद मिल जाएंगे, 5 पद होते हैं। परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, परीक्षण का प्रशासन करना, परीक्षण का अंकन या फलांकन या फिर परीक्षण का मूल्यांकन। आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, ये पढ़ लेना आप। फिर इसके बाद उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, आपको उसी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत 3 पक्षों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ज्ञानात्मक उद्देश्य,
भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य, ये कि शिक्षण उद्देश्य के 3 प्रकार होते हैं। और ब्लूम के अनुसार भी सीखने के उद्देश्य 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। फिर इसके बाद ब्लूम, क्राथविल और मसोवा ने 1964 में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर सिम्पसन ने 1969 में क्रियात्मक या मनोपेशीय पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ब्लूम ने शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ मूल्यांकन के आयाम भी दिए हैं, जिसमें 3 सोपान होते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, इसको पढ़ लेना कम्युनिटी में जाके। ब्लूम ने शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ मूल्यांकन के आयाम भी दिए, जिनमें 3 सोपान होते हैं: शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। फिर इसके बाद शिक्षण उपागम आ जाएंगे। यह आपको मिलान प्रश्न में आया था पिछली बार। हर्बर्ट शिक्षण उपागम स्मृति स्तर को प्रदर्शित करता है, मॉरिसन वाला बोध स्तर को प्रदर्शित करता है और हंट वाला चिंतन स्तर को प्रदर्शित करता है। अगला है आपके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले स्टीफन एफ कोरी ने शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए किया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टीफन एम कोरी ने किया था। क्रियात्मक अनुसंधान की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, अर्थात आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत। और ये व्यवस्था सिद्धांत किसके केंद्र में रहता है? कार्य और संबंध के केंद्र में रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, परिभाषा मैंने दी है, आपको याद कर लेना। स्टीफन एम कोरी की, ये आपके क्रियात्मक अनुसंधान की टोटल 7 परिभाषाएं, इनको आप पढ़ लेना। क्रियात्मक अनुसंधान के 6 सोपान होते हैं, ये भी आप याद रख लेना। फिर इसके बाद आता है आपके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये विशेषताएं मैंने दी हैं, आप पढ़ लेना इसमें से। और ये याद रखना कि राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान में शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने वाली संस्था है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायोगिक योजना का प्रारूप किसके द्वारा निर्मित किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रायोगिक योजना का प्रारूप जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा निर्मित किया गया है। फिर आपके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक्ट लागू, ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें आप पढ़ लेना। ये राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया, लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। और ये एक्ट जो है 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा पारित किया गया है। पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21 क तथा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और राजस्थान में शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 की धारा 38 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस एक्ट के प्रावधानों की क्रियान्विति के लिए राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2011 बनाकर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित कर दिया गया है, जिसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। अगला मेन इंपॉर्टेंट ये है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक्ट की धारा 7 में अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में खर्च होने वाली राशि में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी का प्रतिशत कितना है? सामान्य राज्यों में तो है 65:35, अर्थात 65 तो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा 35%। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्या है? 90:10। अगला है, धारा 11 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि 3 से 6 साल के बालकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनबाड़ी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। अगला है, विद्यालय से प्रथम नामांकन सूचना कब भेजी जाती है? 30 सितंबर को जाती है विद्यालय से प्रथम नामांकन सूचना। अगला आपके ये विद्यालय के मान और मानक, इनमें डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आते हैं, आप याद रख लेना। विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के मान और मानक। 1 वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के लिए कुल शैक्षणिक दिवस कितने होते हैं? 1 वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के लिए बता रहा हूँ, 1 वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के लिए कुल शैक्षिक दिवस होते हैं न्यूनतम 200। और 1 वर्ष में प्राथमिक विद्यालय के लिए कुल शैक्षणिक घंटे होते हैं 800। फिर इसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 वर्ष में कुल शैक्षिक दिवस होते हैं न्यूनतम 220 और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए कुल शैक्षणिक घंटे होते हैं 1 वर्ष में 1000। 1 सप्ताह में शैक्षणिक घंटे कितने होते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना 2015 में। 1 सप्ताह में शिक्षक के लिए शैक्षणिक घंटे होते हैं 45, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रत्येक बैठक में गणपूर्ति कोरम अर्थात न्यूनतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या की 1/3 होती है। फिर आपके ये शिक्षक और छात्र का अनुपात, प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक छात्र अनुपात कितना होता है? 1:30। प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक छात्र अनुपात होता है 1:30।
60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों तक 2 शिक्षक, 61 बच्चे हैं, 61 से 90 के बीच हैं तो 3 शिक्षक, 91 से 120 हैं तो आपके 4 शिक्षक, और 121 से 200 के मध्य 5 शिक्षक, और 150 बच्चों से अधिक होंगे तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक। अगर 200 बच्चों से अधिक होंगे तो शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा, अर्थात 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ये तो हो गया आपके प्राथमिक विद्यालयों के लिए। अब इसके बाद आता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए कितना होता है, इसको आप पढ़ लेना। कम्युनिटी में जाके आपको जैसा शो हो रहा है, ये प्लेलिस्ट है, मेरा चैनल खोलिएगा आप, कम्युनिटी में आपको सारे मिल जाएंगे कम्युनिटी में। फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 से 8 के लिए कितना अनुपात होता है, 1:40 होता है, 40 बच्चों पर एक शिक्षक। और कक्षा 6 से 8 के लिए 1:35 अर्थात 35 बच्चों पर एक शिक्षक होता है। अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति जो है, एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा धारा 34 के अंतर्गत, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 15। और विद्यालय प्रबंध समिति जो होगी इसमें 2 भाग होंगे, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा में तो प्रत्येक बालक के माता पिता या अभिभावक इसके सदस्य होंगे, जबकि कार्यकारिणी सभा में कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी और 75% सदस्य साधारण सभा से होंगे, जिनमें कोई एक सदस्य तो या अभिभावक एसएमसी का अध्यक्ष होगा विद्यालय प्रबंध समिति का, और उस संस्था का संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक उसका पदेन सचिव होगा। यह आप पढ़ लेना। आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो चुकी है, इसमें से डेफिनेटली 3, 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी चाहिए बुद्धि के तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।